नमस्कार मित्रों, मैं उत्तर की काशी क्लासेज बागेश्वर से भुवन जोशी। आज हम एक नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वो है हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं और उनके अंदर का जो बोली आती है उनके बारे में। तो उनका थोड़ा परिचय भी पढ़ेंगे और उसको थोड़ा विस्तार से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने जितना भी पढ़ चुका है हमने आपको बता दिया है, उसको ज़रा आप अच्छे से याद करिएगा। देवनागरी लिपि हमारी कंप्लीट हो गई है। उपभाषाएं बोलियां को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आज तो नहीं होगा, इसके अलावा एक भाग और बनेगा। तो मेरा दावा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको भविष्य में कभी भी उपभाषाएं और बोलियां अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा, ऐसी कोशिश इसमें की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो पहले बोलियां क्या है और उपभाषा क्या है, इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बोली समझ लेते हैं। बोली किसे कहते हैं? एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा, यानी क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। और बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। मतलब क्या हुआ कि जो बोली का क्षेत्र है वो छोटा होता है, जबकि जो उससे बड़ी उपभाषा होगी उसका क्षेत्र ज़रा बड़ा हो जाएगा। बोली जैसे गांव की, एक एक गांव की हमारे यहाँ हर प्रत्येक गांव की देखोगे आप, अलग अलग बोलियां हैं। तो इसलिए क्या है, बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है और वो क्या कहलाती है? बोली। और बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। उपभाषा, आप ध्यान दीजिएगा, उपभाषा क्या है? अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। क्षेत्र का मतलब उसके क्षेत्र का विस्तार। पहले माना 2 गांव की एक बोली थी, अब वो 10 गांवों तक एक ही बोली बोली जा रही है, तो 10 गांवों में हो जाने के कारण वो उपभाषा बन जाती है। तो वो बोली नहीं रहेगी, वो अब वो बोली ने रह करके उपभाषा बन जाती है। पहले छोटी थी, बोली थी, अब बड़ी हो गई, वो अब छोटी नहीं रही, तो उपभाषा वो हो गई। और फिर इस उपभाषा के बाद क्या आता है? भाषा। जो भाषा होती है वो क्या होती है? साहित्यकार द्वारा जो रचना की जाती है, साहित्यकार जब उसी उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है? भाषा। वह भाषा कहलाने लगती है। उससे भी बड़ी विशेषता क्या है? एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, तथा एक उपभाषा के अंतर्गत फिर क्या आने लगेंगी? बोलियां। एक उपभाषा के अंदर बोलियां आने लगेंगी। चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या है। और आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेंगे, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है। जो सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ये याद रखना, ये पूछा जाता है, ने 1889 ईस्वी में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनेगा कि सर्वप्रथम किसने उपभाषाओं का वर्गीकरण किया और बोलियों में वर्गीकरण किया, या हिंदी का उपभाषाओं में और बोलियों में उसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो तब आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1889 ईस्वी में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जरा याद रखना, इसमें उन्होंने हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों में क्या किया? वर्गीकरण प्रस्तुत किया। हिंदी व उपभाषाओं, ये वह नहीं है, यहाँ पर वह होगा, आप ध्यान दीजिएगा। बाद में गियर्सन ने 1894 में भारत का भाषाई सर्वेक्षण आरंभ किया और 1927 में उस भाषाई सर्वेक्षण क्या हुआ? वो संपन्न हुआ। फिर उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस ग्रंथ में उन्होंने क्या किया? ध्यान दीजिए, इस ग्रंथ में क्या किया? इसमें उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा है। ये और ये 2 चीज़ें आप ये ज़रा याद रखना कि हिंदी की उपभाषाओं को 5 उपभाषाओं में, यानी हिंदी की बोलियां जो हैं, हिंदी क्षेत्र की जो बोलियां हैं, बहुत सारी 18 बोलियों को उन्होंने 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कैटेगराइज किया, वर्गीकरण किया। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। आगे देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें हिंदी भाषा को 5 जो क्षेत्रों में
और उसकी बोलियों के आधार पर विभाजित किया गया है वो कौन सी हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 18 बोलियां आती हैं। ध्यान दीजिए। अब वो 5 उपभाषाएं कौन सी हैं? एक है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है बिहारी हिंदी, चौथा है राजस्थानी हिंदी और पांचवा है पहाड़ी हिंदी। इनके अंतर्गत क्या हैं? बोलियां हैं। और इनके अंतर्गत कुल बोलियों की संख्या कितनी होगी? 18। और उपभाषाएं कितनी है? कुल 5। एक तो संख्यात्मक रूप से जब आपसे वो प्रश्न बनाएगा तो इस तरीके से बना सकता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं या हिंदी की उपभाषा की कितनी बोलियां हैं। ये संख्यात्मक दृष्टि से प्रश्न बनते हैं। बाद में मैं अभी आपके लिए एक प्रश्नों का अलग सेट लाने वाला हूं जिसमें संख्यात्मक दृष्टि वाले प्रश्न आपको देंगे। अब आगे बात करते हैं किसी एक विषय पर। उपभाषाएं एवं उनकी बोलियां, ये वाली टेबल जरा आप अच्छे से याद रखिएगा। उपभाषाएं कौन सी हैं और उनकी बोलियां कौन सी हैं, ये जरा ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी में ब्रज आती है, खड़ी बोली आती है, कन्नौजी आती है, वांगरू आती है और बुंदेली आती है। कुल मिलाकर पश्चिमी हिंदी में 1 2 3 4 5 हो गए। कितने? 5। पूर्वी हिंदी में है अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। 5 और 3 8 हो गए। बिहारी हिंदी में आती है भोजपुरी, मैथिली, मगही। 3 और जोड़ोगे तो 11 हो जाएंगे। राजस्थानी हिंदी में आते हैं मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी। 4 और जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 15। और पहाड़ी हिंदी में नेपाली, कहीं कहीं पर इसकी जगह मांडियाली भी लिखा हुआ मिलेगा, उस पर भी मैं भी बात बताऊंगा, ये कन्फ्यूज दूर कर दूंगा। फिर है गढ़वाली और कुमाऊनी। तो ये रहा उपभाषाएं एवं उनकी बोलियां। ये 5 रही आपकी उपभाषाएं और इस 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आपकी ये रही 18 बोलियां। अब यहाँ से प्रश्न आता है, जैसे आ जाएगा मगही किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, या बोल देगा बांगरू किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, या बोल देगा नेपाली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, या बोल देगा निम्न में से पहाड़ी हिंदी का भाग की बोली है, या बोल देगा निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। कभी कभी प्रश्न के अंत में नहीं है होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस में आकर के जल्दी आ रहा है करके जल्दीबाजी में है वो है समझ लेते हैं और वो जा कर के वो प्रश्न आपका गलत हो जाता है। इसलिए ये रही आपकी उपभाषाएं और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियां। और आगे बात करते हैं, आगे इसके संदर्भ में बात करते हैं पश्चिमी हिंदी को जरा हम ले लेते हैं। मैंने पश्चिमी हिंदी में जो एक भाषा है ब्रज, उसको थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश की है। इसके आगे जितनी भी हमारी ये बोलियां हैं सबको मैं एक एक करके विस्तार करके बताऊंगा। आप ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी हिंदी को आप जरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से आ रहे हैं? पश्चिमी हिंदी में एक थी ब्रज, आपको ध्यान देना। पश्चिमी हिंदी में जो आपकी ब्रज थी उसके बारे में, जैसे ब्रज थी बहुत सारी हैं पश्चिमी हिंदी में आपकी, तो उसमें आपको ब्रज को जरा याद रखना है। ब्रज के बारे में हम जानते, ब्रज है, बुंदेली है, बांगरू है, खड़ी बोली, कन्नौजी सब है। सिर्फ मैंने आज ब्रज को लिया है। अब ध्यान देना, क्या है ब्रज? राधा की सखी एक विरजा, उसके नाम पर रखी गई। यह मानी जाती है कि जो ब्रज नाम रखा गया है वो राधा की सखी थी, बिरजा उसका नाम था, उसके नाम पर रखी गई थी। और ये बिरजा नाम मिलता कहाँ है? पुराणों में। पुराणों में बिरजा को राधा की सखी माना गया। जब पुराणों में माना गया तो भैया मानना तो पड़ेगा। मथुरा जिले को, अभी वर्तमान स्थिति बता रहा हूँ, मथुरा जिले को मोटे तौर पर ब्रजमंडल कहा जाता है। ये है ब्रज और इसकी विशेषता रही, ब्रज में री, जो ऋषि वाला री, इसको छोड़कर यहाँ सभी ध्वनियाँ, लेकिन कहीं कहीं लेखन में उनका प्रयोग ये मिलता है, परंतु इसकी विशेषता रही कि ब्रज में री को छोड़कर सभी ध्वनियाँ हैं। और सभी स्वरों के, ये जरा ध्यान दीजिएगा, सभी स्वरों के अनुनासिक रूप मिलते हैं। अनुनासिक का मतलब जब नाक से वो उच्चारित होती हैं, जैसे हंसते, अखियाँ के ऊपर बिंदी, अखियाँ, नाही, भौहें, इस तरीके के जो हाँ हैं ऊपर अनुनासिक हो जाते हैं, ऐसी विशेषता इनमें मिलती हैं। अधिकतर शब्द इनके अनुनासिक होते हैं। आगे देखते हैं इसकी कुछ और विशेषताएं। और विशेषता इसके अंदर की क्या है, यह याद रखना, ये विशेषताओं से प्रश्न आता है। मैं आगे बात करूंगा प्रश्नों पर, और उत्तराखंड ग्रुप सी में इससे प्रश्न आए हैं, मैं उन पर भी चर्चा करूंगा किस तरीके से उन्होंने आपसे प्रश्न किए हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें सौ, तालव्य सौ, मूर्धन्य और दंत्य सौ के स्थान पर सिर्फ सौ का प्रयोग होता है। ये जरा आप ध्यान रखिएगा, इसमें हौ का लोप मिलता है, हौ का ये प्रयोग नहीं करते हैं। और
जो अण है इसके स्थान पर ये न का प्रयोग करते हैं। अण के स्थान पर यानी अण जहाँ पर होगा उसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? न का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा तरुणी, तरुणी को वो तरुणी लिखते हैं। प्रवीण हम लोग कहेंगे तो प्रवीण कहेंगे, यानी अण का प्रयोग नहीं करते, अण के स्थान पर क्या करते हैं? वो न का प्रयोग करते हैं। लौ व रौ में विपर्यय मिलता है। विपर्यय का मतलब बदला हुआ, बदल देता है। जैसे भोली है तो भोली को भूरी बोलते हैं, बादल है तो बादर बोलते हैं, लड़का है तो लड़िका बोलते हैं। यानी जहाँ जहाँ पर क्या होगा? ल और र होगा, उस ल और र में क्या मिलता है? विपर्यय मिलता है, यानी उल्टापन उसमें मिलता है। इस तरीके से ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात अब आपके सामने आने वाली है। सबसे बड़ी बात क्या होगी? देखिएगा, उपभाषाएं एवं, ये अच्छे से सुनिएगा आप, उपभाषाएं एवं बोलियां। उपभाषाएं एवं बोलियां याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक आपको दी जा रही है। इस ट्रिक के माध्यम से आप हमेशा के लिए इसको याद रखेंगे। पहले हम उपभाषाएं याद करते हैं कि हमारे यहाँ जो 5 उपभाषाएं हैं उनको एक ट्रिक में कैसे याद किया जाएगा। देखिए ट्रिक है, पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी पर बिहारियों का राज है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। एक बार फिर, उपभाषाएं ट्रिक है, पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी पर बिहारियों का राज है। बहुत अच्छा ट्रिक है। देखिए, पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी पर बिहारियों का राज है, तो इससे हमको क्या हो जाएगा? पांचों की पांचों उपभाषाएं। कभी कभी क्या होता है एग्जाम हॉल में, आप ये उपभाषाएं हमको अच्छे से याद होने के बाद भी याद नहीं आती हैं, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, उस समय का जो माहौल होता है, वो ज़रा टफ टाइप का होता है। अच्छी अच्छी यादी हुई चीज़ें भी भूल जाता है आदमी। इसलिए ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेगा। पूर्वी एवं पश्चिमी पहाड़ी पर बिहारियों का राज है। पूर्वी से पूर्वी हिंदी, पश्चिमी से पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी से पहाड़ी हिंदी और बिहारी से बिहारी हिंदी और राजस्थानी से राजस्थानी यानी राज से। अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं इसकी भी बेस्ट ट्रिक है। देखिएगा, पूर्व क्या है? ए बी सी। अच्छा, ए बी सी का मतलब क्या है? ए से है आपकी अवधि, ये ध्यान दीजिएगा, आपने पहले बता रखा, लिखते जाना। ए से अवधि, बी से है आपकी बघेली और सी से है आपकी छत्तीसगढ़ी। यानी पूर्वी हिंदी में क्या क्या आते? तो पूर्वी हिंदी में ए बी सी, बस बहुत सरल है। ए बी सी यानी अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं उनकी जरा बात करें तो पश्चिमी हिंदी में आने वाले जरा ध्यान देना। पश्चिमी हिंदी की ट्रिक है, बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। कहाँ खड़े हैं? कन्नौज में। चलो रहने दो उसको, वहीं कन्नौज में खड़े रहने, तो हमें ट्रिक चाहिए होती है। तो ट्रिक की अगर हम देखें तो बाबू, बा से पहले वाले बा से आपकी बनेगा बांगरू, इस बा से बनेगा बांगरू, बू से बनेगा बुंदेली, और ब्रज से तो ठीक हो गया, ब्रज भाषा वाली ब्रज हो गई, और खड़े से होगी खड़ी बोली, कन्नौज से हो गया कन्नौजी। ये अच्छे से ध्यान देगा कि क्या है पश्चिमी हिंदी को याद करने का ट्रिक, बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। फिर बिहारी हिंदी को भी याद कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। मैम भी, मैम भी, ये जरा ध्यान दे, मैम भी। पहले वाले में से है मगही मैथिली, दूसरे वाले में से क्या है? मगही, और जो भी है इससे है भोजपुरी। मैम भी। आगे देखिएगा, अभी इन सबको एक ही साथ आप याद कर सकते हो, वो भी मैंने इसमें बना रखा है। राजस्थानी हिंदी को जरा याद करते हैं। राजस्थानी का ट्रिक क्या है? जयपुर में मामा। मामा कहाँ हैं? जयपुर में हैं। अब जयपुर में मामा, राजस्थान जयपुर में बड़ा अभी हलचल मची हुई है। इस दौरान आप देख रहे होंगे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, मामा या तो गहलोत को मान लो या सचिन को मान लो, जिसको भी मानना है आप अपने हिसाब से मानिएगा। गहलोत ही मामा ठीक दिखते हैं वैसे। अब पहाड़ी हिंदी को अगर याद करना है तो कुनेक। क्या है? कुनेक। अब इन सब को एक साथ कैसे याद किया जाए? तो वो सबसे बड़ी ट्रिक आप देखो, सभी बोलियों को याद करने का ट्रिक, ज़बरदस्त चीज़ आपके सामने आ रही है। दावा है इसके बाद आप कभी इन बोलियों को नहीं भूलेंगे। ट्रिक देखो कितना मज़ेदार ट्रिक है। ए बी सी मैम भी जयपुर में, बहुत बढ़िया। देखिए, ए बी सी मैम भी जयपुर में मामा के साथ कुनेक देखने गई। अब क्या है कुनेक, हमें क्या लेना देना, कुनेक देखने गई, समझिए गई, तो उसे पता चला बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। ए बी सी मैम भी जयपुर में मामा के साथ कुनेक देखने गई, तो उसे पता चला बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। बाबू ब्रजलाल वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा आज देखता हूँ तो क्यों आए हैं इधर। ठीक, आप देखिए, ए बी सी से अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, मैम से मैथिली और दूसरे मौ से क्या हो गया?
आपकी मगही, और एक माँ से मैथिली, और भी से भोजपुरी, जयपुर से जयपुरी, मैं मामा। एक माँ जयपुरी में मामा से क्या बना है जरा ध्यान दीजिएगा। एक माँ से बना है आपका मालवी, एक माँ से बना है आपका मारवाड़ी। और के साथ इसमें क्या है, थोड़ा साइलेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। कू से हो जाएगा कुमाऊनी, ने से हो जाएगा नेपाली, और ग से हो जाएगा गढ़वाली। देखने इसमें साइलेंट होगा। गई तो उसे पता चला क्या, बाबू। अब बाबू मेरे पहले वाले बा से क्या, बांगरू, दूसरे से बुंदेली, तीसरे से ब्रजलाल से ब्रजभाषा, खड़े हैं कौ से कन्नौज में। तो ये सारी की सारी उपभाषाएं 18 की 18 की जो आपकी बोलियां हैं, और 5 के 5 की जो उपभाषाएं हैं, उन सभी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका आपको बता दिया है। अभी मैं एक एक पर विस्तार से आने वाला हूं। जैसे मैंने आज आपसे ब्रजभाषा के विस्तार की बात की, तो ब्रजभाषा का विस्तार क्या था उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी प्रकार ब्रज के अलावा जितनी भी है हमारी, चाहे बुंदेली है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है, जैसे उत्तराखंड के संदर्भ में आप देखोगे तो गढ़वाली और कुमाऊनी, फिर इनके अंतर्गत बोलियां जौनसारी है, कौन कौन सी, कौन पश्चिमी में आती है, कौन पूर्वी में आती है, कौन मध्य में आती है, इस तरीके की बात करेंगे। फिर इस क्षेत्र में कौन कौन सी और बोलियां बोले जाती हैं उसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। इसको आप 2-2 बार सुनिएगा, 3-3 बार सुनिएगा, उसके बाद अपनी कॉपी में इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। और हमारे यहाँ कोर्स आपको रोज़ ही बताते हैं, और अन्य मित्रों को भी आप बता सकते हैं। समूह वन विभाग, कांस्टेबल, ये सारी कोर्स हमारे यहाँ हैं। बीपीडीओ, डीएलएड, यूटेट, सीटेट, नेट, सारी चीज़ें यहाँ हम लोग कराते हैं। और तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।